नमस्कार। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है ना? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं ऐतिहासिक नतीजों की गहराई में जाएंगे। हम किसी अफवाह या राय पर नहीं, बल्कि सीधे आधिकारिक डेटा और तथ्यों पर बात करेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो सके कि जमीन पर आखिर हुआ क्या है। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 92.93%। जरा सोचिए, ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत है। इतनी भारी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलकर वोट देना ही अपने आप में इस चुनाव के ऐतिहासिक होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये साफ बताता है कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर थी। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? मुख्य रूप से 4 बातें। पहला, ये ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। दूसरा, चुनाव के वो बड़े मुद्दे जिन्होंने दिशा तय की। तीसरा, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। और अंत में सत्ता हस्तांतरण के संवैधानिक नियम। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव और ये अभूतपूर्व चुनाव परिणाम। नतीजों का ये पैमाना वाकई में हैरान करने वाला है। देखिए, बीजेपी ने 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया और कुल 207 सीटें जीत लीं। मतलब सीधे सीधे 130 सीटों का भारी उछाल। और दूसरी तरफ 15 साल से सत्ता में बैठी AITC 135 सीटों के भारी नुकसान के साथ सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। आपको बता दूं, 1937 के बाद ये पहली बार है जब राज्य में किसी दक्षिणपंथी पार्टी ने इस तरह की प्रचंड जीत हासिल की है। अब अगर हम सीटों से हटकर वोट शेयर को देखें तो समझ आता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। बीजेपी को 45.84% वोट मिले और AITC को 40.80%। ये लगभग 5% का जो फासला है ना, इसी ने विधानसभा की पूरी तस्वीर को पलट कर रख दिया। ये साफ दिखाता है कि थोड़े से वोटों का खिसकना भी राजनीति में कितना बड़ा और ढांचागत बदलाव ला सकता है। और अगर इस चुनाव के सबसे बड़े उलटफेर की बात करें तो वो भवानीपुर सीट पर देखने को मिला। शुवेंदु अधिकारी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरे 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 2021 में नंदीग्राम में हुआ था। यकीनन ये इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी और नाटकीय खबरों में से एक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, चुनाव के वो प्रमुख मुद्दे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इस चुनाव का एक बहुत ही विवादित मुद्दा था मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन, जिसे SIR भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब इस पर दोनों पार्टियों की राय बिल्कुल अलग थी। AITC का दावा था कि इससे असली मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि फर्जी नामों और अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए ये एक बेहद जरूरी और कानूनी कदम था। एक और मुद्दा जिस पर तीखी बहस हुई वो था सीमा सुरक्षा और प्रवासन, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे सीमावर्ती इलाकों को लेकर। यहाँ भी दोनों तरफ से बिल्कुल अलग वैचारिक रुख देखने को मिला। बीजेपी ने सीमा पार की आवाजाही को सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद गंभीर मामला बताया। इसके जवाब में AITC का तर्क था कि ये सारे दावे सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं और इनका असल मकसद समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना है। 2024 के RG कर अस्पताल मामले के बाद महिला सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया था। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अपराध के डेटा को लेकर ही बहस छिड़ गई। सत्ताधारी पार्टी ने आधिकारिक NCRB आंकड़ों का हवाला दिया, जो दिखाते हैं कि अपराध की दर तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन विपक्ष ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि ये आधिकारिक आंकड़े जमीनी हकीकत नहीं बताते, क्योंकि कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते और सिस्टम की खामियों की वजह से FIR तक नहीं लिखी जाती। तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर, और वो है हमारा तीसरा हिस्सा, अगला मुख्यमंत्री कौन। आइए टॉप दावेदारों पर नजर डालते हैं। इस दौड़ में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है शुवेंदु अधिकारी का। पिछले 5 सालों में वो एक मजबूत विपक्षी नेता रहे हैं और उनकी जायंट किलर वाली छवि और भी पक्की हो गई है। वही 2021 और अब 2026 दोनों ही बार निवर्तमान मुख्यमंत्री को हराना कोई छोटी बात नहीं है। नंदीग्राम और अब भवानीपुर में उनकी शानदार जीत दिखाती है कि जमीन पर और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। भले ही शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हो, लेकिन इस बड़े फैसले में पार्टी के दूसरे अहम चेहरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे दिलीप घोष, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और खड़गपुर सदर से बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, जिन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। और हाँ, शहरी इलाकों और महिलाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने में रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है।
ऐसा माना जा रहा है कि 9 मई के आसपास जब लीडरशिप का अंतिम फैसला होगा तो इन सभी के योगदान को ध्यान में रखा जाएगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से की, सत्ता हस्तांतरण के नियम और संवैधानिक प्रोटोकॉल, यानी पर्दे के पीछे असल में काम कैसे होता है। देखिए, जब भी सत्ता बदलती है तो उसका एक तय संवैधानिक तरीका होता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार है हमारे संविधान का अनुच्छेद 164। ये अनुच्छेद साफ तौर पर कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और वो व्यक्ति आमतौर पर विधानसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी का नेता ही होता है। तो अब जबकि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, यही अनुच्छेद आगे की सारी प्रक्रिया तय कहेगा। नई सरकार के आधिकारिक रूप से काम शुरू करने से पहले एक बहुत ही तेज और सख्त प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाव नतीजों की राजपत्र अधिसूचना यानी गैजेट नोटिफिकेशन राज्यपाल को सौंपता है। उसके बाद राज्यपाल औपचारिक रूप से बहुमत वाले दल के नेता को मान्यता देते हैं और फिर अंत में शपथ ग्रहण समारोह होता है। हर एक कदम कानून के हिसाब से चलना जरूरी है। लेकिन इस बार सत्ता के इस बदलाव में एक अजीब सी प्रशासनिक उलझन भी देखने को मिली। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया और औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए लोक भवन जाने से ही इनकार कर दिया। इससे एक अभूतपूर्व तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नतीजा ये हुआ कि जब 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो राज्यपाल को अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग करनी पड़ी। और एक बार जब नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, उसके बाद क्या? इसके बाद लागू होता है अनुच्छेद 167। ये नियम मुख्यमंत्री को नई कैबिनेट और राज्यपाल के बीच बातचीत का एक मुख्य जरिया बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के कामकाज की सारी जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाना और प्रशासन में एक संतुलन बनाए रखना इसी अनुच्छेद के जरिए तय होता है। तो कुल मिलाके ये पूरा चुनाव हमारे लिए नागरिक शास्त्र के किसी बड़े पार्ट से कम नहीं रहा। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, तीखे राजनीतिक वाद विवाद और फिर संवैधानिक नियमों का ये कड़ा परीक्षण। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, पश्चिम बंगाल में हुआ ये गहरा क्षेत्रीय और राजनीतिक बदलाव क्या आने वाले समय में पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीति के परिदृश्य को भी बदल कर रख देगा? आप क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।